आपके हिसाब से क्या लगता है, आपका रिजल्ट आने के बाद आपका नंबर क्या रहेगा? नासिर हुसैन उस्ताद जीत कर आने के बाद सबसे पहले 2 काम क्या करेंगे? जीत कर आने के बाद इन केस अगर बीजेपी की तरफ से ऑफर आया, कांग्रेस को वोट डालना गलती नहीं कहलाई जाएगी, एक गुनाह होगा। यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अटर फेलियर है डेवलपमेंट। जब नासिर हुसैन उस्ताद जीत कर आएंगे तो जब आम पब्लिक को नासिर हुसैन उस्ताद से मिलना रहेगा तो कितने अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? कांग्रेस से मैडम कनिष्ठ फातिमा मैडम खड़े हुए, लेडी वुमेन उन्होंने नहीं कर सकते, नहीं संभाल सकते, ये किस वजह से बोल रहे हैं? क्या उन्होंने लड़की है बोल के बोल रहे हैं या फिर उनको काम की समझ नहीं है ये सोच के बोल रहे हैं? बीजेपी से डरा के वोट ले रहे हैं। 4% रिजर्वेशन 110% रिस्टोर करेंगे तो वो जद्दोजहद नहीं करेंगे। नासिर नहीं तो कौन? अपने वायदे पे अगर सेकुलर नहीं खड़ी उतरती तो इस पार्टी को क्लोज कर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजे शो। आज हमारे साथ गुलबर्गा के एक वन ऑफ द ग्रेट पॉलिटिशियन हम बोल सकते हैं, जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम नासिर सर आपका हमारे चैनल पर। तो जैसे कि आप सब लोग समझ रहे हैं कि कलबुर्गी नहीं पूरे कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड में हम आपका एक इंटरव्यू अरेंज करना चाहते थे। पब्लिक से भी हम क्वेश्चंस लिए हैं, हमारे भी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ थोड़े से बोल सकते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस भी हैं, उसमें भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपका इंट्रोडक्शन कुछ एक छोटा देना चाहते हैं पब्लिक के सामने, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पहले तो थोड़ा अगर आप पब्लिक को सामने अगर आप थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहें तो। मैं नासिर हुसैन उस्ताद, आपका भाई, आपका खादिम, गुलबर्गा शहर में मैं समझता हूँ 25 साल से ज़ायद सियासत, सोशल एक्टिविटीज़ में आपके बीच रहा हूँ। आपका भाई हूँ, मैं समझता हूँ आपका बेटा हूँ, इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी। आपका खादिम। बिल्कुल, हम भी आपको देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, आप क्या कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी था कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैं BE ग्रेजुएट हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से डिस्टिंक्शन से पास आउट। कुछ पॉलिटिक्स क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, जो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे। तो आपका क्या मैनिफेस्टो है आपके, जो अब अगर आप जीत कर आएंगे तो क्या है आपका प्लान, क्या है? जनता दल सेकुलर का मैनिफेस्टो, ये मैनिफेस्टो नहीं बल्कि कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट ये है कि अगर अपने वायदे पे अगर जनता दल सेकुलर नहीं खरी उतरती तो इस पार्टी को क्लोज कर देंगे। और कमिटमेंट इतना शानदार, दमदार और असरदार है कि कर्नाटका के रहने वाले तमाम अवाम को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। पहले तो पंचरत्न कार्यक्रम, जिसमें फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी हाईटेक स्कूल्स बनाए जाएंगे, जहां पर नर्सरी स्कूल से लेकर के PU2 तक फ्री एजुकेशन जो है हाईटेक स्कूल्स में, जिस तरीके से दिल्ली में और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उस प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पे होंगे। हर जोन में जो है 30 बेडेड हॉस्पिटल्स, हाईटेक हॉस्पिटल्स, जहाँ पे फ्री सर्विस दिया जाएगा। ये जिस तरह से आज की जो हॉस्पिटल्स की हालत है और जिस तरह से आपने कोविड के अंदर आपने देखा है कि हॉस्पिटल के बेड्स की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, क्वालिटी मेंटेनेंस की कमी थी, ड्रग्स की सप्लाई की कमी थी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और वहाँ पर प्रॉपर MBBS डॉक्टर्स और उससे सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को वहाँ पर रिक्रूट किया जाए। गरीब आवाम को यहाँ पे मकानात नहीं मिल रहे। जितने भी BPL कार्ड होल्डर्स हैं जिनके मकान नहीं हैं, उन तमाम लोगों को फ्री में मकान दिलवाने का काम करेगी। किसानों को उनकी फसल का सही कीमत उन तक पहुँचाने का काम जो है आवाम करेगी। औरतों को उनको ताकत देने का काम होगा। उनके जो संघ के औरतें हैं उनको 1-1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और जो पिछला लोन है वो लोन माफ़ किया जाएगा। उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उन प्रोग्राम्स किए जाएंगे। घर की जो ख़वातीन हैं उनको जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने गैस सब्सिडी के नाम पर बात की थी, फिर गैस सप्लाई किया था, आज 1200 रुपये तक उसकी कीमत पहुंच गई है। हर घर को
5 गैस सिलेंडर्स फ्री दिए जाएंगे और उसके बाद के जो गैस सिलेंडर्स हैं वो 50% सब्सिडी में दिए जाएंगे। ऑटो ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स को 2000 रुपये महीना दिया जाएगा। और सबसे अहम जो मैनिफेस्टो है कि कर्नाटका के अंदर जो कर्नाटका की जो पानी है, वाटर रिसोर्सेस है, उन वाटर रिसोर्सेस का एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर उसको यूटिलाइज करने का, यहाँ के किसानों तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत बन चुके हैं, यूकेपी से लेकर जितने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उस इरिगेशन के अंदर मोर देन 60% जो उसका टारगेट है, पानी जहाँ तक रीच होना चाहिए था, जितने हेक्टर लैंड तक वो रीच होना चाहिए था, वो 60% रीच नहीं हुए क्योंकि क्वालिटी नहीं है। एवरी सिंगल ड्रॉप होगा हर शहर में। गुलबर्गा शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि गंदा पानी हर घर तक मिल रहा है, कोई उसको पी नहीं सकते। जनता दल सेक्युलर का ये जो जलधारे प्रोग्राम है, एवरी सिटी विल हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कर्नाटक मेरा पर्सनल कमिटमेंट, यहाँ पर 10 साल से गुलबर्गा की अवाम कांग्रेस के उन जिम्मेदारों से, उन कैंडिडेट से सुनते आ रही है कि 24/7 पानी को जो है शुरू किया जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है। मैं ये 3 साल का वक्फा दीजिए, मैं 3 साल में हर घर को पानी पहुंचाने का काम करूँ। मैं समझता हूँ कि पानी का जो आप बोले ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मेजर है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, हम जहाँ पे देखे हैं, पानी का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। और पर्सनल लेवल पे और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो आपको रिसेंटली 4% का जो आप इशू उठाए थे, इसके ऊपर क्या रहेंगे आपकी सरकार आने के बाद? देखिए, पहले तो 4% रिजर्वेशन को देने का काम हिंदुस्तान के सतह पर अगर किसी ने किया है, कांग्रेस की हुकूमत पूरे देश में, पूरे मुल्क में सेकुलरिज्म का दावा करना, मुसलमानों के वोट पे अपना हक जताना, मुसलमानों को वोट बैंक समझना, किसी रियासत में, किसी स्टेट में कांग्रेस ने अखिलेशों को, मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन नहीं दिया है, सिवाय कर्नाटका की। और कर्नाटका में 4% रिजर्वेशन जो मिला है मुसलमानों को, वो हमारे पार्टी के सुप्रीमो, नेशनल प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया HD देवेगौड़ा साहब ने दिया है। तो देने का काम हमने किया है। तो उसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जिससे ही गवर्नमेंट बनती है, कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो ये 4% रिस्टोर 100% बिना कोई शक व शुबा, क्योंकि देने वाले ही हम यार, हमने क्या है हिंदुस्तान में। तो अगर 4% रिजर्वेशन 110% रिस्टोर करेंगे तो वो जनता दल वाले ही करेंगे। और मेरा इनफरादी मानना है ये है कि ये 4% रिजर्वेशन HD देवेगौड़ा साहब ने 94 में दिया था। आज मुसलमानों की हालत और बदतर हो रही है, इसके रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मेरा ज़ाती मुतालबा रहेगा और तमाम हमारे मुस्लिम जिम्मेदारों को, अगर कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हम अपनी जानिब से, और कुमार अन्ना की खुद की ख्वाहिश है कि कर्नाटका की ओवरऑल डेवलपमेंट अगर होना है तो यहाँ के रहने वाले सबसे कमज़ोर तबके भी मेन स्ट्रीम में आए, उनकी जो है माशी हालात, एजुकेशनल हालात, पॉलिटिकल हालात सुधरे, तो मुसलमानों को इस 4% के रिजर्वेशन जो है 7% कम से कम करना चाहिए। उसके लिए प्रेशराइज भी करना है। और एक चीज़, ये तो आप पार्टी के लेवल से बात किए कि अगर आपकी गवर्नमेंट पूरी तरीके से बनती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एज ए लीडर ऑफ कलबुर्गी, आपके हिसाब से, आपके लेवल पे आप क्या यहाँ पे डेवलपमेंट देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि मेजर इश्यूज़ क्या क्या हैं गुलबर्गा में? गुलबर्गा शहर के अंदर और खुसूसी तौर पर गुलबर्गा नॉर्थ, इस गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो डिविजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद एक कंजेस्टेड लोकेलिटी है। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ना पीने का पानी है, साफ मिल रहा है, ना हेल्थ सिस्टम यहाँ पर सही है, यहाँ पर कोई भी PSCs नहीं है, यहाँ पर हेल्थ केयर मैं समझता हूँ कि ज़ीरो है। दो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 PSCs हैं। PHCs होना चाहिए, हॉस्पिटल्स जो है होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में मैं समझता हूँ कि ये इन इलाकों में एक 2-4 जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनकी वजह से यहाँ के आवाम को एजुकेशन के लिए आसानी हो रही है, वरना एजुकेशन सेक्टर में भी यहाँ पर टोटली मिल है। गवर्नमेंट
कॉलेजेस यहाँ पर होने चाहिए, पीयू कॉलेजेस होने चाहिए, पीयू कॉलेजेस फॉर गर्ल्स होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स यहाँ पे होने चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में भी अटर फेलियर है। यहाँ पर कॉरपोरेशन की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। ये इन इलाकों में बहुत सारे जो एरियाज हैं यहाँ पर जो पानी की किल्लत है, इन पानी की किल्लत के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में साफ पीने के पानी के आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं। गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंगल एरिया में भी आरओ का साफ पीने का पानी का प्लांट नहीं है। इस तरीके से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को कहीं पर भी एडजस्ट नहीं किया। और जो एक्सटेंशन एरियाज हैं, बड़ी अफसोस के साथ ये कहना है कि यहाँ पर सिटी एक्सटेंड हो रहा है, मगर उन इलाकों पर भी यहाँ पर लेआउट जो बने हैं ये गरीब मकानात बने हैं, गरीब लोगों के मकानात बने हैं। ये जीडीए लेआउट्स नहीं है, ये अप्रूव्ड लेआउट्स नहीं है। इन गरीब इलाकों में भी डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। यहाँ पर सबसे अहम चीज़ मुझे लगता है कि इन मोहल्लों को पहले अक्रम सकरम गुलबर्गा में ला करके इनको रेगुलराइज करने का काम होना चाहिए। उसके बाद जो फ्रेश लेआउट्स बनने जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से या प्राइवेट लेआउट्स, इन लेआउट्स को प्रॉपर अप्रूव कर कर उनमें डेवलपमेंट होकर तभी जाकर के गुलबर्गा शहर बढ़ेगा। चाहे आप हमारे कपनूर और जो है शिवाजी नगर और सुल्तानपुर साइड में भी जाएंगे तो वही मामला है। एमएस की मिल तक जो एक्सटेंशन एरियाज हमको जो रिंग रोड का लगता है, इन तमाम एरियाज में जिस क्वालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अटर फेलियर है डेवलपमेंट के नाम। ये जो बेसिक अमाउंट आता है हर कॉरपोरेशन, कर्नाटक के हर कॉरपोरेशन, उस कॉरपोरेशन में एक मेजर शेयर साउथ ले रहा है। हालांकि गुलबर्गा शहर कॉरपोरेशन लिमिट्स में मेजर पोर्शन, मेजर पॉपुलेशन गुलबर्गा नॉर्थ का आता है। इन नॉर्थ एरिया के अंदर भी उस कमिटमेंट के साथ वो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जो किसी की ज़रूरत नहीं है, एमएलए की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट बजट जब आता है तो स्टेट बजट में ही आपको हर सिटी कॉरपोरेशन के अंदर कितना फंड देना चाहिए वो वहीं पे डिसाइड होता है। उसको डिवाइड करना है, उतना ही काम, उसी को काम अगर समझ के आप शाबाशी लेंगे तो आपकी मासूमियत है। आप ये समझ रहे हैं कि गुलबर्गा की आवाम उतनी भली भाली है, तो ये बात नहीं होगा। यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, यहाँ के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए। गरीब एरिया ज़्यादा है, स्लम्स ज़्यादा हैं यहाँ पर। यहाँ के ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए मैंने अपने पर्सनल मैनिफेस्टो में मैंने ये कमिटमेंट किया है कि यहाँ पर गुलबर्गा के हमारे ख़वातीन को 5,000 कम से कम 5,000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम जो है मैं कमिटेड हूँ। इंशाल्लाह करके बताऊँगा। कम से कम महीना 8,000 से 10,000 उनको आमदनी हो घर में बैठकर। अब 5,000 एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो अपने यूथ के लिए क्या सोचा है? क्योंकि अभी 5,000 की तो बात कर रहे हैं, ये तो हेल्प हो जाएगी नो डाउट। गरीब लोगों के लिए 5,000 है। ये जो ख़वातीन की बात की, हाँ। पंचरत्न प्रोग्राम में हाँ। एक अहम पहलू नौजवानों को रोजगार देने का है। हाँ। 4 पॉइंट्स बोला मैं, 5वां पॉइंट है पंचरत्न का, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने का ही कुमार राणा का कमिटमेंट है जी। इस एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए लोकली मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में किस तरह से उस डिपार्टमेंट का आउटकम आने के लिए किस तरह से उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट जनता दल सेकुलर ने किया है। चाहे वो सोसाइटीज़ के ज़रिए, चाहे वो केएमएफ के ज़रिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही रिक्रूटमेंट्स नहीं हुए हैं। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए यूथ को, एजुकेटेड यूथ को गवर्नमेंट के जानिब से अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने, स्टार्टअप्स जिसे स्टार्टअप्स करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो प्रोसीजरल सॉफ्टनेस होना चाहिए, ईज होना चाहिए, उस ईज को कराने की जो है जनता दल सेकुलर का कमिटमेंट है। मेरा भी कमिटमेंट है। मुझे मेरा पर्सनल एक ख्वाहिश ये है कि गुलबर्गा शहर एक डिविजनल हेडक्वार्टर्स, आज कर्नाटका पूरी दुनिया में, मैं करना हिंदुस्तान में नहीं बता रहा, पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा नाम कर चुकी है। यहाँ के नौजवानों में वो ताकत, वो काबिलियत है कि वो दुनिया भर में जा कर के अपना नाम करें। क्यों ना यहीं पर जो
आईटी सेक्टर के बेसिक जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कॉल सेंटर्स हैं, जैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डाटा IT कंपनीज, आई कंपनीज को यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? मेरी एक सोच ये है कि मैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को जा करके मुलाकात करूं और उनको गुलबर्गा की दावत दूं, क्योंकि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, ये गुलबर्गा नॉर्थ की बात नहीं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में वो ताकत, वो पावर है, यहाँ के नौजवानों में वो सलाहियत है कि वो गुलबर्गा में ही रह करके, क्योंकि ये ऑनलाइन काम है, तो ये भी जनरेट करने का एक खाब लेकर चलना इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँ। आप अब तक 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2 बारी भी आपको पब्लिक आपको वो पोजीशन नहीं दिला पाई जो आपको विन होने के लिए आना चाहिए था। अब 3rd टाइम आप फिर से खड़े हो रहे हैं, क्या इस बारी मुझे लगता है जो चल रहा है उसको देखकर, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बारी आपका क्या रिजल्ट है? देखिए, जमहूरी निज़ाम में सबसे ताकतवर लोग वोटर्स हैं। हाँ, और हिंदुस्तान के इस डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत से खेल यहाँ पे हुए हैं। बेशक। अवाम किस करवट फैसला लेगी, किस करवट बैठेगी, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा। इंदिरा गांधी जी यहाँ पर एक नौजवान 35 साल के नौजवान के किसान के सामने हारने का एग्जाम्पल यहाँ पर है। यहाँ गुलबर्गा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो 50 साल सियासी तजुर्बा रखने वाले, डेवलपमेंट, वो ये सारी चीज़ें, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, उनको बीदर डिस्ट्रिक्ट के एक एमएलए 3 महीने पहले रिजाइन करके आके उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट से हराते हैं। यहाँ पर गुलबर्गा के अंदर ये एग्जाम्पल है कि मरहूम मोहम्मद अली साहब जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उनको जो है एक नई इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग पार्टी, जो एक इंडिपेंडेंट के मानंद है, 4 मुस्लिम कंटेस्ट करते हैं और वो आते हैं गुलबर्गा के शहर इत्तेहाद का मुजाहरा करके, एक नए नौजवान को लीडरशिप देती है। तो ये जमहूरी निज़ाम में वोटर इज द मोस्ट पावरफुल। तो किस तरह से डिसाइड करेगा? आज का जो ट्रेंड दिख रहा है, आज का जो मिजाज दिख रहा है, आज के जो हिंदुस्तान के हालात, रियासत कर्नाटका के हालात और गुलबर्गा के हालात, बिल्कुल फासिस्ट ताकतें अपनी पूरी ताकत और जोर लगा रहे हैं और यहाँ पर कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलबर्गा शहर अपने सेकुलर पहचान के लिए जाना जाता है। ख्वाजा बंदा नवाज गैसुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ की पहचान है। शरण बसपा पथ यहाँ की पहचान है, जो कभी किसी ज़ात के बीच में जो है फ़र्क नहीं करते। मुझे पूरी यकीन है कि 2 बार हारा हूँ, फिर भी कौम के लिए, गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ। अवाम मेरे साथ इंसाफ करेगी और आज जिस जोश के और खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ जिस तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यकीनन फिर से फासिस्ट ताकतों को यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी, इत्तेहाद का मुजाहरा होगा और नासिर हुसैन उस्ताद को यहाँ की आवाम कामयाब करेगी। पिछले टाइम से जो सभी पार्टी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं पर्सनली उनके सारे वीडियोस को, उनके सारे बयान को पर्सनली देखा। मैक्सिमम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ये नहीं बोल रहा कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, या जो भी है मैं उसके बेस पे वोट दो, हम डेवलपमेंट करेंगे उसके बेस पे वोट दो। मैक्सिमम मैं जो सुनने में आ रहा है मेरे को कि बीजेपी से डरा के वोट ले रहे हैं। वही तो मैं रिसेंटली सुना कि अगर आप लोगों के वोट डिवाइड हुए तो बीजेपी जीत जाए, तो बीजेपी जीतती। तो मैं आपसे ये भी आंसर चाहूँगा कि ये डरा रहे, ठीक है डरा रहे, मतलब बीजेपी आती, आप लोग मत दो वोट बोल के डरा रहे, ठीक है। कुछ लोग जो जिसको नॉलेज नहीं है वो डर भी जा रहे हैं, लेकिन आ भी गई तो क्या? बड़ा बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा है। जो एमएलए हैं जिनको मौका मिला है, अखलाकी तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं, केडर हैं, वर्कर्स हैं, वो उस एमएलए की कारकर्दगियों को आवाम के बीच में लाए, उनकी अचीवमेंट्स को आवाम के बीच में लाए, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को आवाम के बीच में लाए, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आवाम के बीच में पेश करें, बताएं कि किन मामलात में, किन इश्यूज़ पर एमएलए ने क्या क्या काम किया है। आज
सेकुलर वोटर्स को लेने का एक ही जरिया बन गया है। बड़े अफसोस की बात यह है कि वो अपने आप को सेकुलर वोटों के दावेदार मानते हैं। सेकुलर वोटों को वोट लेना उनका हक मानते हैं, मगर जब ये सेकुलर वोटों पे सवालात उठाए जाते हैं तो इनके लब सिले हुए। हिजाब के मामले में उनके स्टेट प्रेसिडेंट ताकीद करते हैं मीडिया में आकर के कोई बात नहीं करेगा। हमारे बच्चियों पर, हमारे कल्चर पर सवाल उठता है तो वो खामोश रहते हैं, मगर वोट पूरे के पूरे होना। अजान के मामले में खामोश रहते हैं। जब हमको पूछा जाता है, इन फासिस्ट ताकतें पूछती हैं कि साबित करो कि आप हिंदुस्तानी हो कि नहीं, ये मोमेंट में नहीं जब जुड़ते, इंतज़ार करते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सोशल एक्टिविस्ट मोमेंट क्रिएट हो जाए। जब स्टेज बनता है तो आके तकरीर देते हैं, मूवमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। जब आपको डर है कि मुसलमानों का साथ देने से आपका वोट बैंक कम हो जाएगा, आप दूसरे मज़हब के लोगों के बीच कमज़ोर हो जाएंगे, मुसलमानों का साथ देने से आपको हमारे हिंदू भाई वोट नहीं देंगे, तो आप कैसे सेकुलर हो गए? हमें ये भी तो बताना है, आपका सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या है? सेकुलरिज्म का डेफिनेशन तो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम मज़हब के लोग बराबर हैं, जो हमारे दस्तूर ने हमको दिया है। अगर इस मुल्क में रहने वाले किसी भी छोटे से छोटे मज़हब के मानने वालों को भी अगर उनकी कल्चर से, उनका रिलीजन को प्रैक्टिस करने में किसी को तकलीफ होगी तो तमाम मज़हब के लोग उनके साथ जाके खड़ा होना है। मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है तो आप खामोश रहते हो और आप सेकुलर हो और आप मुस्लिम वोटों की दावेदारी भी करते हो। ये एक अपनी जगह बात। आज आवाम जान चुकी है, मजबूरी से वोट करना नहीं है। मजबूरी में सीट बचाया गया, बीजेपी का डर बताकर सीट बचाया गया, और सीट बचाने के बाद इन 5 सालों में जो मामलात हुए हैं, गरीब अवाम, सेकुलर अवाम अपने आप को इन 5 सालों में कमज़ोर महसूस करने लगी। पावर में होने के बाद भी, पावर उनको मिलने के बाद 5 साल जो जिन्होंने वोट डाला है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। पुलिस का जुल्म ज़्यादती हो रही है, फाशिस्ट ताकतें उन पर मुसलसल तौर पर अटैक कर रहे हैं, मस्जिदों तक पहुंच रहे हैं, हमारे दरगाहों तक पहुंच रहे हैं, हमारे खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये खामोश बैठ रहे हैं। इसीलिए अवाम जाग चुकी है। यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि सेकुलरिज्म, ये लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेक्शन को नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़हब के मानने वालों पर हो। गुलबर्गा की आवाम इस बार भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार में आने से 100% रोकेगी, मगर डर कर वोट करने वाली नहीं है। हिम्मत से 5 साल जिसने मुकाबला किया है, बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आगे जिसके जीतने से गुलबर्गा की गरीब अवाम, सेकुलर अवाम मजबूती के साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी करे, वैसा फैसला करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जनता दल सेकुलर का साथ देंगे, और नासिर हुसैन उस्ताद 2 बार हारने के बावजूद उनके तकालीफ में सबसे पहले पहुँच कर हुकूमत के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो लड़ रहा है, मेरे साथ भी इंसाफ करेंगे। और एक सवाल है, कई सारे पार्टीज खड़े हुए हैं या फिर कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं इलेक्शन में, क्या नासिर उस्ताद का कुछ मैसेज रहेगा उनके लिए? क्या आप ओपन हैं अगर आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं? वेलकम है। अब तो ज्वाइन बैलेट पेपर हो गया है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर आपके सपोर्ट में आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दे आर वेलकम। कभी भी कर सकते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो जुड़ जाएं और गुलबर्गा शहर को एक नए डायरेक्शन में, एक नई दिशा में लेके जाने के लिए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और कुछ लोग खामोश हैं ये बोलते हुए कि हम अगर कुछ बोलेंगे
दूसरी पार्टी है यानी कि बीजेपी जीत कर आई तो ब्लेम हमारे ऊपर आ सकता है? नहीं, गुंजाइश नहीं है। आपकी खामोशी बीजेपी को जिता रही है, समझ रहे हैं आप? हम कुछ बोलेंगे तो नहीं, आपकी खामोशी बीजेपी को जिता रहा है। आप सही उम्मीदवार कौन है, मिल्लत का हमदर्द कौन है, कुछ हालात बिगड़ते हैं तो कौन उसको सुधार सकता है, कौन आपके जज्बात को, आपके तकालीफ को ऐवान तक मजबूती के साथ पेश कर सकता है। फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ आंख में आंख मिलाकर के कौन बात कर सकता है। इन चीज़ों को सोच करके फैसला लीजिए, खुल के बाहर आइए। आप ये ना सोचिए कि हम आगे, आपको आगे बढ़ना है। ज़मीन को अगर फसल बोनी होगी तो बहुत सारे पानी के खतरों को अपने वजूद को खोना होगा, जब जाकर के पहला खतरा हमारा यूज़फुल होना नहीं है। बारी जब आती है तो कई खतरे जो है उसमें सेक्रीफाइस ऊपर की धूल उठा देते हैं। पहले धूल तो उठाने के लिए आई। आप ये सोचेंगे कि भाई हम बदनाम होंगे। अगर आप बदनाम क्यों नहीं, पहले आप ये सोचिए कि आपका नाम आने वाले 25 साल तक होगा। आप बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि आपकी तंजीम वो तंजीम है जो सबसे पहले पहल कर सच का साथ, हक का साथ, सही रहनुमा का साथ, सही पार्टी के साथ, फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए सही उम्मीदवार का साथ देने वाली सबसे पहली तंजीम है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, ये तिजारत नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक मोमेंट है। इस मोमेंट के अंदर आपको बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है, और फैसला जो गुलबर्गा शहर के लिए, कौम के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अक़लियतों के लिए, पिछड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है वो फैसला आपको लेना है। आपको मजबूरी के तहत वोट डालना नहीं है। कांग्रेस 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 बोल करके आपने पिछली बार उनको जिताया, और यही कांग्रेस के MLAs 15 से 17 MLAs रिजाइन कर सेकुलर पूरे वोट्स लिए बीजेपी को जाने के बाद आज कर्नाटका में आज बीजेपी की सरकार के जो ये पूरे एजेंडे हैं, मोस्ट कम्युनल एजेंडेस, मोस्ट पोलराइजिंग एजेंडा, इस एजेंडेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको मौका किस तरह से मिला है? कांग्रेस के MLA, उनकी लीडरशिप के सबसे करीब रहने वाले लोग। जनरल इलेक्शन में तो बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली, कुमार स्वामी साहब की हुकूमत थी, निकाल कर तोड़ कर उनको वहां पर भेजा गया और पोलराइज हो गया। ये पहले पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं। पहले देखिए आपके अंदर से सही नुमाइंदगी भी सही होनी चाहिए। जैसे कि हम सबको मालूम है कांग्रेस से मैडम कनिष्ठ फातिमा मैडम खड़े हुए हैं, लेकिन सबके मुंह से ये एक अल्फाज निकल रहा है कि एक मैडम यानी कि लेडी वुमेन उन्होंने नहीं कर सकते, नहीं संभाल सकते। ये किस पहलू से बोल रहे हैं? क्या उन्होंने लड़की है बोल के बोल रहे हैं, या फिर उनको काम की समझ नहीं है ये सोच के बोल रहे हैं? देखिए, ये औरत मर्द की बहस में मैं कभी बात नहीं किया। मेरा मानना ये है कि आज के दौर के जो सियासी हालात हैं, बहुत सी ऐसी खवातीन भी गुजरे हैं जो फाशिस्ट ताकतों का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे खातून हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को रूल भी किया है। इंदिरा गांधी जी जैसे आयरन लेडी जिसे कहा जाता है, उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव प्रोग्राम्स भी दिए, इमरजेंसी भी दी है। वो डिबेट का मौजू नहीं है। मेरा सिर्फ और इतना स्टैंड है कि जो चाहे मर्द हो या औरत, आपके मिजाज में, आपके सोच में, आपको सियासी जो हालात हैं उसके ऊपर आपको नज़र रहनी चाहिए। सियासत आपको समझ में आनी चाहिए। आपको हमारे आइडियोलॉजी के साथ कमिटमेंट होना चाहिए। पहले आपको अपनी खुद की आइडियोलॉजी की समझ हो,
दुश्मन आइडियोलॉजी की समझ हो, आपको गरीब अवाम की, गरीब जनता की, इन पिछड़े तबकों की, दलितों की, मुसलमानों की जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को आप ऐवान तक पहुंचाएं। क्वेश्चन औरत मर्द नहीं है। औरत हमारे लिए बहुत अजीम है, बहुत मुकद्दस है। मेरी माँ एक औरत है, उनके कदमों में मेरी जन्नत है। एक औरत के कदमों में मेरी जन्नत है। मेरी बहन मेरे लिए बहुत अजीज है। आज हम निकल रहे हैं बाहर तो मेरा घर जो संभाल रही है वो एक औरत है, मेरी बीवी है। इस्लाम ने औरत का मर्तबा बहुत ऊंचा रखा है, बहुत ऊंचा रखा है। सियासत में होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये बहस में मैं नहीं आना चाहता। मेरा सिर्फ इतना ही कंटेंशन है कि आज के हालात में जो सबसे बेहतर हो सकता है ऐसे नाजुक हालात में, जबकि फाशिस्ट ताकतें अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को आगे कर रहे हैं, जहरीले एजेंडे को आगे कर रहे हैं, तकारीर में जहर उगल रहे हैं, असेंबली में मुसलमानों के खिलाफ बात करना एक ट्रेंड बन चुका है। क्या ऐसे हालात में मोहतरमा कनीज फातिमा जैसे न कन्नड़ा जानते हैं, न कन्नड़ा समझ में आती है, आनंद का मामला होता है, आनंद का एमएलए दरगाह का जिक्र करते हैं तो 3 दिन के बाद उनको समझ में आता है और लेटर देते हैं। एनआरसी के मामले में जो हिंदुस्तान के सतह पर गुलबर्गा की आवाम ने एहतजाज किया, हम लोगों ने पहल की, असेंबली में आप एक लफ्ज नहीं बात कर सकते। गुलबर्गा की आवाम ने, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तानी सतह पर हमने प्रोग्राम्स किए, हमने इनिशिएट किया, और हमारे नुमाइंदे वहां जाकर के मोहतरमा एक लफ्ज भी बात नहीं कर सकते तो किस लिए हैं? एक 5-6 गुत्तेदारों सीट बचाना है। सीट किसके लिए? सीट कांग्रेस की लीडरशिप को एक नंबर बढ़ाना है। क्या हमारे अवाम के लिए एक सीट बचना है? सेकुलरिज्म के लिए सीट बचना है? गरीबों के लिए सीट बचना है? ये होना चाहिए। क्या उनके लिए सीट बचाना है? सीट अगर ये जीतती है, बचती है, लास्ट टाइम जो सीट बची थी वो काम उनके लिए आई है। सीट बचना की जो फिक्र है, सीट बचाने की जो फिक्र है, वो फिक्र इसलिए नहीं कि किसी पार्टी के लीडर के पीछे जाकर के खड़े हो जाएं, नहीं। ये सीट इसलिए है कि यहाँ के जो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, यहाँ के अमन को बरकरार रख सके, यहाँ के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रख सके, इसीलिए सीट को बचाने की फिक्रमंद है। और ये लोग जो इस सीट को बचाने की फिक्रमंद है, इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने तय कर चुके हैं कि इस बार सीट को बचाना है, एक सही रहनुमा को असेंबली को पहुंचाना है, एक नौजवान को असेंबली में पहुंचाना है, नासिर हुसैन उस्ताद को, जेडीएस को जिताना है। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपका रिजल्ट आने के बाद आपका नंबर क्या रहेगा? नंबर 1, नंबर 2 का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सोच ही नहीं है हमारी। और एक छोटा सा सवाल, जब नासिर हुसैन उस्ताद जीत कर आएंगे तो जब आम पब्लिक को नासिर हुसैन उस्ताद से मिलना रहेगा तो कितने अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? क्या फिरना पड़ेगा? 24/7 मेरा फ़ोन चालू रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं हमारे पार्टी के जो मेरे सबसे बड़े लीडर हैं कुमार स्वामी साहब के पास भी अगर मैं बैठ के बात करता हूँ तो कोई फ़ोन आता है तो मैं उठा के बोलता हूँ कि मैं 5 मिनट में फ़ोन करूँगा। कोई मिस कॉल रहता है, अब आपके साथ बैठा हूँ, तकरीबन मैं समझता हूँ 30 मिस कॉल आए हैं। आपका इंटरव्यू जैसे ही खत्म होगा मैं 30 लोगों को फिर कॉल बैक करके मैं उनसे बात करूँगा। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 40 साल से गुलबर्गा शहर के अंदर एमएलए का एक ऑफिस नहीं है, ऑफिस का स्टाफ नहीं है। किसी रिश्तेदार को, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को पीए बना के रखने का काम नासिर हुसैन उस्ताद नहीं करेगा। एक ऑफिस गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर रहेगी, जहाँ पर जो स्टाफ रहेगा, मेरा स्टाफ वहाँ पे बैठेगा, मेरे पीछे चमचागिरी करते, गुत्तेदारी करते नहीं फिरेगा। मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई भाई
गुत्तेदारी के अंदर, गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर परसेंटेज लेने का काम नहीं करेगा। इसको मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है, हमारे तमाम भाई अपने अपने शोबे में अपना एक मुकाम रखते हैं, अपना एक नाम रखते हैं। तो एक गुलबर्गा सिटी के अंदर एक ऑफिस बनाई जाएगी, जो जनता को जो तकालीफ है उस तकालीफ को वहाँ पर जाके कंप्लेंट किया जाएगा, उसको उस कंसर्न डिपार्टमेंट तक नासिर हुसैन उस्ताद पहुँचाएगा। उस इशू को इस यहाँ पर सिटी सतह पर, ज़िले सतह पर अगर उसको हल नहीं कर सकते हैं तो उस इशू को मैं लेके जाकर असेंबली में बात करूँगा, चीफ मिनिस्टर से जाकर के बात कराऊँगा, करके जो है करने का काम ये करूँगा। एक सिस्टमेटिक निज़ाम करूँगा। अवाम सिर्फ एक पुराने टेस्ट देखें, एक नई सोच लेकर के आया हूँ, एक कमिटमेंट लेकर के आया हूँ, एक नई तरीके की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। मुझे मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो सोच है कि एक एमएलए किस तरह से होना चाहिए, एक रहनुमा किस तरह से होना चाहिए, अगर उस पर खरा नहीं उतरता तो फिर से इलेक्शन है, मौका तो दीजिए। मजबूरी में वोट करना, सीट बचाने के लिए वोट करना आज के हालात में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सियासी तजुर्बे के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दिल से ये कह रहा हूं कि ये गलती नहीं होगी, क्योंकि 5 साल हमें शर्मिंदगी उठाई है, आगे भी हमको शर्मिंदगी देखने के जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। एक बार होती है, गलती होती है, दूसरी बार अगर आप फिर जान के देखकर 5 साल देखकर फिर अगर वोट करते हैं तो ये गुनाह है, और आपके वोट का खामियाजा पूरे गुलबर्गा ज़िले के सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ वोट कीजिए। आपका भाई हूँ, 2 बार हारने के बावजूद आपके लिए मजबूती से लड़ रहा हूँ, खड़ा उतर रहा हूँ, मेरे साथ भी इंसाफ कीजिए। पब्लिक के कुछ सवाल हैं, 4-5 सवाल लेके ख़त्म करेंगे। एक छोटा सा सबसे पहला सवाल ये है कि वाई ओनली नासिर उस्ताद, नासिर उस्ताद ही क्यों? नासिर नहीं तो कौन, इसका जवाब दीजिए। कोई आपको लग रहा है, कोई आपको लग रहा है कि इन हालात में कोई दूसरा मुकाबला कर सकता है? कोई आपको लग रहा है कि कोई सियासी लाइफ में इतने साल जो है गुजारा है? आपको लग रहा है कि कोई मामलात में नेशनल इंग्लिश डिबेट चैनल्स में मैं डिबेट कर रहा हूँ, मजबूती के साथ सेकुलरिज्म की तायद कर रहा हूँ, फासिस्ट ताकतों का मुकाबला कर रहा हूँ, हमारे हिंदू भाइयों की तकलीफ के लिए हम लड़ रहे हैं, कन्नड़ा ज़बान जानता हूँ, तो इसीलिए नासिर नहीं तो कौन ये एक ट्रेंड बना है, मगर ऑप्शंस आ सकते हैं, मगर आज के हालात में नासिर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रखने वाला, पॉलिटिकली फिट कैंडिडेट नज़र आ रहा है, तो इसलिए है। नासिर हुसैन उस्ताद जीत कर आने के बाद सबसे पहले 2 काम क्या करेंगे? गुलबर्गा की आवाम के लिए पीने का पानी, सबसे पहला साफ पीने का पानी, इमीडिएट आरओ प्लांट्स लगाए जाएंगे, और गुलबर्गा के जो 24/7 का जो काम है उसका इमीडिएटली मीटिंग लेकर के किस तरह से घरे घर पानी, साफ पीने का पानी पहुंचाया जा सकता है, उसका इनिशिएशन लिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, ये जो 24/7 का ये बड़ा काम है, ये इसमें 3 साल लगेगा। अच्छा। आरओ प्लांट्स इमीडिएटली जो है ये काम करेगा, और गुलबर्गा शहर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज बारिश के दिनों में किस तरह से ऐसा लगता है कि एक बारिश आ गई तो हम किसी विलेज में हैं, तो इसके लिए एक ब्लूप्रिंट, गुलबर्गा शहर एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेसिक एम्यूनिटीज एक क्वालिटेटिव होना चाहिए, उसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट रेडी करने का काम जो है मैं समझता हूँ जीतने के 2-3 महीने के अंदर ही उसको काम करने का काम करेंगे। ये जो रिसेंटली मेयर इलेक्शन हुआ उसमें बताया जा रहा है 2 लोग एब्सेंट थे। देखिए, मेयर इलेक्शन में हमारी शिकस्त होना
ये कांग्रेस की कमजोर क़यादत का ही नतीजा है। मेयर कैंडिडेट कांग्रेस का है, ये इलेक्शन मेयर का है। होना ये चाहिए कि कांग्रेस के जिम्मेदार इस इलेक्शन को जीतने की क्या स्ट्रैटेजी बनाए, तैयारी क्या है। अगर बीजेपी ही बनना था तो 1.5 साल पहले जब ही बन जाते, अगर हम लोग उनका साथ देते शायद हमारे कारपोरेटर्स भी इक़्तिदार में आते। आज हमारे 2 एक डिप्टी मेयर और 2 कारपोरेटर चेयरमैन भी बन जाते, और जो है गुलबर्गा शहर के लिए हम डेवलपमेंट के नाम पर जो है फंड्स भी ला लेते। मगर हमारा कमिटमेंट इन फासिस्ट ताकतों के साथ कभी भी हाथ मिला नहीं सकती, ये हमारा कमिटमेंट रहा है। गुलबर्गा के कॉरपोरेशन इलेक्शन में एक तारीख रही है, यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत है। वो मैनेजमेंट स्किल्स का इस्तेमाल वो जो मेयर बनने वाली पार्टी है, मेयर बनने वाला कैंडिडेट है, मेयर बनने वाली पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स एब्सेंट हुए हैं। तीसरा कैंडिडेट जो वोट डाल सकता था उसको 1 दिन पहले रिजाइन करवाया गया कांग्रेस ने। होना ये चाहिए कि कांग्रेस की गुलबर्गा की लीडरशिप जो ऑल इंडिया लेवल पे है, ऑल इंडिया पार्टी के सदर हैं, उनके ज़िले में जब हो रहा है तो ये होता कि ये बीजेपी के एक 3-4 कॉर्पोरेटर को एब्सेंट करते, 2-3 एमएलसी को एब्सेंट करते, हमसे एक 8 दिन पहले मुलाकात करते, हमारे कैंडिडेट्स को ये करते। कोर्ट का बहाना लिया गया, कोर्ट को स्टे डालने की बात की गई, इलेक्शन कैंसिल होगा। 1.5 साल मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक अहम आपके सामने रख रहा हूँ कि ये कोर्ट में जो फाइल किया गया है, वहाँ के एडवोकेट की फीस कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो फीस नहीं देने की वजह से 8 हियरिंग्स तक, कितने 8 हियरिंग्स, 8 जो तारीख मिलती है, 8 तारीख को पोस्टपोन किया गया। कितने गैर जिम्मेदार हैं ये लोग, कितने गैर जिम्मेदार हैं। आपका कमिटमेंट मेयर बनाने के लिए नहीं है, आपका कमिटमेंट आपके पार्टी के वर्कर्स को, कॉर्पोरेटर्स को मेयर बनाने के लिए नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट किस तरह से सेक्युलर पार्टीज को इल्ज़ाम लगाया जाए, किस तरह से उनको बदनाम किया, आपका सोचिए, छोड़ दीजिए। तो आप डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कांग्रेस कहीं ना कहीं नहीं, मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूँ कि जो आज गुलबर्गा शहर के अंदर बीजेपी का मेयर बना है, इसके जिम्मेदार कांग्रेस के लीडर्स हैं। साफ तौर पे कह रहा हूँ, कोई उसमें तो कहीं ना कहीं नहीं। कभी आपने देखा है कि कांग्रेस के गुलबर्गा नॉर्थ के मुस्लिम एमएलए कभी बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट को एक एलिगेशन किए हों। साउथ के अंदर सबसे बेहतरीन एग्जांपल कांग्रेस की और बीजेपी के अलायंस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल, सबसे बेहतरीन गुलबर्गा साउथ में 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स ठहरे हैं, नॉमिनेशन फाइल किए। कौन है वो 2 लोग? कांग्रेस के कारपोरेटर के भाई, मोहतरमा के करीबी, ताकि बीजेपी की एमएलए को जीत हासिल किया जाए। साउथ के अंदर बीजेपी को जिताने के लिए मोहतरमा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। साउथ के कांग्रेस वर्कर्स को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप वहां पर बीजेपी को जिताइए। अवाम अगर नहीं देखना चाहती तो कुछ भी नहीं देखेगी। अवाम देखना चाहे तो यहाँ साफ एक स्टेटमेंट बताइए मुझे मोहतरमा का या किसी कांग्रेस लीडर्स का, यहाँ के बीजेपी के लीडर्स को किसी इशू में बात किया होना चाहिए ना। बीजेपी के तो सख्त मुखालिफ कांग्रेस है, मिल्लत के बड़े हमदर्द कांग्रेस है। इतने मामलात में कभी हुआ है? हमारी मस्जिदों के बाहर डांस कर रहा है बीजेपी का कैंडिडेट, बेहूदे किस्म के गाने बजा रहा है। अड़ंद के मामले पे साउथ के एमएलए, नॉर्थ के एमएलए जाकर के पूजा करके आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए मत करना चाहिए ना, नहीं कर रहे। तो ये अंडरस्टैंडिंग अब से नहीं, बहुत पहले से। नासिर हुसैन उस्ताद जीत कर आने के बाद इन केस अगर बीजेपी की तरफ से ऑफर आया तो क्या ज्वाइन हो सकते हैं इन
कोई भी रीजन हो, कोई भी सिचुएशन इन केस नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर बीजेपी को ज्वाइन करने का था, इन केस नहीं है। केजेपी को मैं कैंडिडेट था, उसके बाद जो BS येडियुरप्पा साहब बीजेपी चले गए और मुझे 1 साल तक मुसलसिल उन्होंने बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छे से अच्छा ओहदा दिया जाएगा, आपको MLC बनाया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा, पावर मिल जाएंगे, आप एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मुस्लिम नौजवान हो। यूपी, हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान के जब इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम ज्वाइन हो रहे हैं, आ जाओ, क्या करोगे आप। मैंने उस वक्त भी बीजेपी का ऑफर कभी अपनाया नहीं। मेरी सियासी ज़िंदगी का मकसद भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ मजबूत से ठहरना है। तो ऑफर आता है, ये आता है, ये ऑफर मैं ताजिर नहीं हूँ। मेरे वालिद ने मुझे मेरे वालिद ने फ़ायदा और नुकसान का हिसाब किताब नहीं बताया है। मुझे हक के साथ खड़ा होना है, मुझे अपने लोगों के साथ खड़ा होना है, मेरे अपने उसूलों के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, सेकुलरिज्म के साथ खड़ा होना है, ये मुझे सीखना है। नॉर्थ में एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, जो है ना, सब माइनॉरिटीज़ के लोग ठहर कर माइनॉरिटीज़ के वोट डिवाइड कर रहे हैं बोल के ऐसा बोल रहे हैं कि क्यों ना नासिर हुसैन उस्ताद कांग्रेस की तरफ ज्वाइन होकर एक सीट को कंफर्म करा देंगे। कांग्रेस की तरफ? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं वो? कुछ पब्लिक की तरफ से कमेंट, गुत्तेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बोल रहे हैं पब्लिक, या कोई वक्फ बोर्ड के कोई जिनका काम अटका हुआ है मोहतरमा के पास, वो बोल रहे हैं। आज गली गली जाइए आप, गरीब आवाम, नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मार्केट में काम वो कर लोग रहे क्यों इधर नहीं आ सकते? वही तो बता रहा हूँ, गरीब आवाम से पूछिए आप। आज गुलबर्गा के अंदर मैं आपको बताऊंगा, कांग्रेस के बड़े बड़े जिम्मेदार, उन्होंने मीटिंग कर ये कहा कि मोहतरमा MLA के लिए खरी नहीं उतरती, एक मर्द को मौका देना चाहिए। यहाँ के कांग्रेस के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने मुझे कहा कि इस सीट पर इत्तेहाद को कायम करने के लिए, आसानी से जीत हासिल करने के लिए आप क्यों नहीं कांग्रेस ज्वाइन करते? पॉइंट। तो मैंने कहा ठीक है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उनका एक MLA, वो भी मुस्लिम का, पढ़ा लिखा हो, मुंह में जबान रखता हो। अगर वो सोचते हैं कि नासिर उस्ताद अगर कांग्रेस को सपोर्ट करना था, तो मैं भी एक क्वेश्चन है कि क्यों ना वो नासिर उस्ताद को सीट दे देते? मैं वही बता रहा हूँ ना, मेरे जवाब ही वही है। ये मैंने नहीं कहा, कांग्रेस के गुलबर्गा के अहम जिम्मेदार हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, आवाम जानती है। मैंने कहा GPA दे रहा हूँ मैं आपको। मतलब तुमको पसंद है नासिर उस्ताद, लेकिन तुम सीट नहीं देना चाह रहे? सीट क्यों नहीं देना चाह रहे? सीट क्यों नहीं दी है? जब पूरे कांग्रेस के वर्कर्स, पूरे उलमा इकराम, पूरे ताजीर, सब लोगों ने, और आज भी जाकर के कांग्रेस के हाईकमांड को बोलने के बावजूद कांग्रेस के हाईकमांड कान पे से झूम नहीं रही थी, फिर से वही उम्मीदवार। और सबसे मजेदार बात सुनिए आप, आज जो कैंडिडेट है मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा, वो खुद कैंडिडेट बनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने भी खुद कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं बनना चाहती, अब मुझे सियासी इन हालात में मुझे हेरपेच नहीं करना आता, मैं नहीं समझ सकती, मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए। ये भी आवाम को मालूम है। वो क्या नाम उनके साहबजादे जो है, फराजुल इस्लाम साहब, फराजुल इस्लाम को टिकट दीजिए, वो रिजेक्ट कर दिए। क्यों? जब जो MLA जो कैंडिडेट बनी हैं वो खुद ठहरना नहीं चाह रहे, उनको ठहराते हैं। और जब गुलबर्गा शहर के तमाम जिम्मेदार, उनके पार्टी के जिम्मेदार, जमात के जिम्मेदार, तमाम लोग जाकर के कांग्रेस को बोलते हैं, आज इसके पीछे क्या साजिश है, क्या मकसद है, ये वोटर्स को समझ। नासिर हुसैन उस्ताद आपका भाई ये तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहा है। मुझे आपसे इंसाफ की पूरी उम्मीद है। मेरा सीरियल नंबर भी 3, निशान भारे वाली औरत, और इस बार बैलेट पेपर पे
फ़ोटो भी रहेगी। तो इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर के अंदर इस सियासी इनकलाब का आपको जिम्मेदारी के साथ हिस्सा बनना होगा। आपकी खामोशी कहीं फिरका परस्त ताकतों को मजबूत ना कर रही हो, इसके बारे में आपको फिक्र रखनी चाहिए। पहल कीजिए, सच का साथ दीजिए, अच्छे का साथ दीजिए, जो आपकी आवाज़ को उठा सकता है उसका साथ दीजिए। और गुलबर्गा शहर के अंदर सेकुलरिज्म का बोलबाला रहेगा। जनता दल सेकुलर की कामयाबी इंशाल्लाह 100% होने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।